मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पैराडाइज साइंस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए, और आप देख रहे हैं न्यूक्लियस लिखा हुआ, तो आज हम समझेंगे न्यूक्लियस और गुणसूत्र, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका पूरा अध्ययन हम लोग करेंगे। आप मेरे साथ 20 मिनट बने रहें। देखें, न्यूक्लियस के विषय में लिखा हुआ है पहला कि एक होता क्या, पहले फिगर पर आइए। ये एक कोशिका बना हुआ है। यह कोशिका जो एक जंतु कोशिका है, इस रूप में दिखा हुआ है। इसके बीच के अंग को हम नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक जो बीच वाला जो भाग है, केंद्रक, इसको दिखाया गया है। यही केंद्रक है। भी इधर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ये सब भाग जो हैं, इसको अभी यहाँ नहीं दिखाया गया है। तो आप इस भाग को कल देखिए, जो इसमें दिखाया गया, ये बाहर का भाग जो है, इसमें जो ये जालीदार है, इसको कहते हैं अंतःद्रव्य जालिका। और जो बीच वाला जो गोल भाग दिखाई दे रहा है, ये गोल भाग डबल झिल्ली का जो दिखाई दे रहा है, वो है केंद्रक। देखिए, केंद्रक का बनावट में आइए। केंद्रक का जो झिल्ली है बाहर में, वो दोहरी लेयर का है, दोहरी परत का झिल्ली होता है। इसके अंदर में जाएं तो एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जिसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य कहते हैं, केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इस गाढ़ा तरल पदार्थ में ही एक गोल गहरा भाग धंसा हुआ होता है, जिसका नाम केंद्रिका है। और बड़े उलझे पतले पतले धागे होते हैं। इस धागे का नाम गुणसूत्र होता है या क्रोमेटिन होता है। ठीक है, तो इतने भागों को हमने यहाँ एक अलग से लिखा है। आप देखिए इसकी संरचना में, एक जो इसका पहले हम खोज जो लिखे हैं, खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन, ये पूछा जाता है। संरचना जो इसकी है, ये पहला संरचना हम जैसे बता रहे थे, बाहर का जो झिल्ली है उसको हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली या कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के विषय में थोड़ा समझते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, ये दोहरी झिल्ली है, दोहरी झिल्ली है, मतलब 2 लेयर की होती है। और ये छिद्रदार होती है, देगा और छिद्रदार होती है। और इसके छिद्रदार पर क्या जुड़े रहते हैं, अंतःद्रव्यी जालिका जुड़े रहते हैं। अंतःद्रव्यी जालिका से जुड़ा रहता है, अंतःद्रव्यी जालिका से जुड़ा रहता है। अंतःद्रव्यी जालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इससे जुड़ने से फायदा क्या होता है कि ये पदार्थों का आदान प्रदान करता रहता है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में। तो इसका कार्य अगर देखा जाए, इसका कार्य क्या है, तो कार्य इसका है, इसी का हम भी सब पढ़ रहे हैं। इसका कार्य क्या है, पदार्थों का आदान प्रदान, आदान प्रदान। किसके बीच में आदान प्रदान, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में कोई पदार्थ आना जाना है, तो ये केंद्रक झिल्ली के छिद्र के माध्यम से आता जाता है। जहाँ से अंतःद्रव्य जालिका जुड़ा रहता है, उससे आता जाता है। तो इसका कार्य है पदार्थों का आदान प्रदान। चलिए, तो दोहरी झिल्ली का एक पूछा जाता है कई बार कि इसको दोहरी झिल्ली का, जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की होती है, हरितलवक दोहरी झिल्ली की होती है, केंद्रक दोहरी झिल्ली की होती है। तो ये याद भी रखना है, इस छिद्रदार होता है, जिससे अंतःद्रव्य जालिका जुड़ा रहता है, पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, इसे अंक पर हम कहते हैं। केंद्रक द्रव्य के पर आते हैं। केंद्रक द्रव्य जो होता है, केंद्रक द्रव्य एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। और ये इसके अंदर ये जो देखा जाए, तो ये इसमें क्या रहेगा केंद्रक द्रव्य में, तो इसके अंदर देखें तो इसमें जल रहेगा, शुगर रहेगा, लवण रहेंगे, प्रोटीन रहता है, राइबोसोम रहता है, RNA रहता है, ये सब घुले रहते हैं इसमें। ठीक है, और इसलिए यहाँ पर हर पदार्थों का, जैसे RNA का, DNA का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और जो पदार्थ ज़रूरत होता है निर्माण में, ये यहीं से मिलता है, या कुछ पदार्थ ज़रूरत होता है तो बाहर से आता है, या इसका कुछ पदार्थ बनते तो ये बाहर जाता है, तो आना जाना रहता है। तो केंद्रक द्रव्य का काम है। इसमें क्या जुड़ो, इसी के अंदर क्या घुसा हुआ रहता है, तो इसी के अंदर केंद्रिका और इसी के अंदर गुणसूत्र इसी में धंसा हुआ रहता है, केंद्रक द्रव्य में भी। ठीक है, केंद्रिका पर आते हैं। केंद्रिका क्या है, एक गोल संरचना है, गहरा रंग का होता है, गोल गहरा रंग का गोल है। और
इसका जो मुख्य कार्य देखा जाए, इसमें मेनली राइबोसोम का निर्माण सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ राइबोसोम बनता है, राइबोसोम और आरएनए का संश्लेषण, आरएनए का संश्लेषण एवं स्टोर, ये 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है। यहाँ पर राइबोसोम बनते हैं और यहीं स्टोर होता है। यहाँ पर आरएनए बनता है, यहाँ स्टोर होता है, ज़रूरत होता है तो फिर वहाँ से जाएगा। लेकिन स्टोर रूम ऑफ राइबोसोम इज न्यूक्लियोलस, ठीक है। या फिर हम कहें कि राइबोसोम का संग्रह स्थल कहाँ है, तो इसको हम कहेंगे केंद्रिका में है। तो ये स्टोर रूम है राइबोसोम और आरएनए का। इसका खोज जो किया था केंद्रिका का, ये भी है फोंटाना आता है, फोंटाना खोज किया था, फोंटाना, है ना। और क्रोमेटिन जो है एक पूरा विस्तृत भाग है, ये तो उलझे हुए धागे हैं, तो हम लोग क्रोमेटिन पर आते हैं। लेकिन केंद्रक के विषय में थोड़ा और समझ लीजिए। केंद्रक का क्या नाम है, नाम इसके उपनाम है। केंद्रक के उपनाम क्या है, यानी न्यूक्लियस का उपनाम है ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं इसको, ब्रेन ऑफ सेल, माना कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का दिमाग, इसे कहेंगे। क्योंकि कोशिका जो भी करता है, जो भी सोचता है, जो भी करेगा, सबका कंट्रोल कहाँ से होता है, केंद्रक से होता है। सबका कंट्रोल, पूरा कोशिका का कंट्रोल होता है केंद्रक से। इसलिए इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल, या इसको कह सकते हैं मास्टर ऑफ सेल, सेल का मालिक, मास्टर ऑफ सेल। कोशिका का मालिक कौन है, तो हम कहेंगे कोशिका का मालिक जो है केंद्रक है, क्योंकि यहीं से इसका कब कोशिका विभाजन होना है, कब कौन सा प्रोटीन बनना है, ठीक है, कब आरएनए का संश्लेषण करना है, कब डीएनए का संश्लेषण करना है, ये सारा जो कंट्रोल करता है ये केंद्रक करता है। इसलिए इसको मास्टर ऑफ सेल कहते हैं। ओके, इसको सेल विदिन ये सेल भी कहा जाता है, सेल के अंदर सेल, सेल विदिन ये सेल कहा जाता है, सेल के अंदर सेल, क्योंकि इसका कंट्रोल ये कोशिका के अंदर है, लेकिन इसका ये सब बाहर वाले कंट्रोल नहीं करते, ये अपना कंट्रोल खुद करता है। केंद्र का कंट्रोल अपना ही कंट्रोल है, उसका बाहरी कंट्रोल नहीं है। केंद्र का अपना आप खुद है सक्षम, जो अपना सारा संचालन कर लेगा, अपना प्रोटीन खुद बना लेगा, अपना डीएनए आरएनए खुद बना लेगा। इसके अंदर का खुद का न्यूक्लियोप्लाज्म है, जिसके अंदर शुगर, कार्बोहाइड्रेट, क्या कहते हैं, लिपिड, एमिनो अम्ल, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर और एंजाइम सब इसके अंदर उपस्थित रहता है। तो इसलिए ये अपने आप में ही स्वायत्त अंग है, कंप्लीट स्वायत्त अंग है, ठीक है। इसलिए केंद्र को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं कोशिका के अंदर एक खुद ही एक कोशिका है, छोटा सा कोशिका, कोशिका के अंदर कोशिका है। तो ये इसके उपनाम हो गए, जो कई नाम से भी जाना सकते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है, तो कहेंगे पूरा कोशिका का नियंत्रण करना, पूरा कोशिका का नियंत्रण करना, डीएनए आरएनए का संश्लेषण करना, आनुवांशिक पदार्थों का निर्माण करना, आरएनए का बनाना, है ना, ये सभी प्रोटीन का बनाना, कोशिका का विभाजन करना, ये सभी नियंत्रण केंद्रक द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग आते हैं गुणसूत्र पर, क्रोमेटिन पर, जो इसका प्रमुख भाग है। गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। क्रोमोसोम को प्रजनन का इकाई भी कहते हैं, तो आते हैं उस पर। ओके, अब हम लोग देखते हैं गुणसूत्र को, या इसको क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। गुणसूत्र की संरचना को पहले फिगर में देखिए, इसके बाद यहाँ पर आइए, देखिए एक गुणसूत्र, एक लगभग ऐसे ही गुणसूत्र दिखाई देते हैं। गुणसूत्र के अलग अलग तरह की आकृति होती है, अलग अलग प्रकार के गुणसूत्रों का, लेकिन एक जनरल गुणसूत्र को हम लोग इस रूप में देखते हैं, जिसमें बाहर का एक आवरण है, उस आवरण का नाम पेलिकल है। बाहर में एक झिल्ली होती है, पतली झिल्ली, बहुत ही पतली झिल्ली, जिसका नाम पेलिकल है। और इसके जो देखिए दो जगह गहरे भाग हैं, तो ऊपर वाला जो होता है, इसका ऊपर वाले भागों को टेलोमियर कहते हैं, और इधर जो एक भाग जहाँ पर धसान होता है, यहाँ पर सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। इसके अंदर दो धागे होते हैं,
दो पतले पतले धागे होते हैं और जो सर्पाकार एक दूसरे से उलझे हुए रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं सर्पाकार आकृति में। तो इस सर्पाकार वाले जो बनावट है, इस तरह के बनावट में दोनों धागे का नाम क्रोमेटिड कहते हैं और इसको सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है। दोनों क्रोमेटिड हैं, एक अलग है एक दूसरा अलग है, लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं और लपेटे हुए रहते हैं, इसका नाम है क्रोमेटिड। दो क्रोमेटिड रहते हैं। इसके क्रोमेटिड के प्रत्येक क्रोमेटिड के अंदर देखा जाए तो और पतले पतले महीन पतले पतले धागे होते हैं और एक क्रोमेटिड में कम से कम 2 पतले धागे रह सकते हैं, उससे अधिक 4 भी रह सकते हैं, उसके अधिक 8 भी रह सकते हैं। यानी क्रोमेटिड के अंदर, एक क्रोमेटिड के अंदर जो धागा होगा महीन धागा, उसका नाम होता है क्रोमैनीमाटा। इसके अंदर हम अगर तो यहाँ थोड़ा कोशिश किए दिखाने का, लेकिन दिखाई नहीं देगा। तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्रोमेटिड के अंदर जो धागा होता है उसका नाम है क्रोमैनीमाटा और इसके अंदर तरल भाग का नाम है मैट्रिक्स। और ये जो क्रोमेटिड हैं, जो दोनों धागे हैं अंदर का जो वो दोनों धागे एक जगह पर सट जाता है और ये जहाँ पर ये सटता है उसका नाम है सेंट्रोमियर, ठीक है। और इधर का जो भाग होता है इसको कहते हैं सैटेलाइट, है ना, ये सैटेलाइट भाग कहते हैं। तो ये इसका चलिए, तो ये हमारा जो सबसे प्रमुख भाग इसमें होता है सेंट्रोमियर, जहाँ पर कोशिका विभाजन के समय हमारे तरकु धागे आके जुड़ते हैं, जो एस्ट्रल रेज रहते हैं वो एस्ट्रल रेज यहीं पर जुड़ते हैं और उस समय अलग अलग होना रहता है। तो इसमें सब इस पूरा संरचना का नाम हम कहते हैं गुणसूत्र। लेकिन हर समय गुणसूत्र इस अवस्था में नहीं देख पाते हैं। जब कोशिका विभाजन होने रहता है तो उस समय प्रोफेज की अवस्था में इस तरह से दिखाई देता है। उस समय थोड़ा मतलब इंटरफेज, जिस समय कोशिका विभाजन के ठीक पहले ये थोड़ा बिल्कुल साफ और थोड़ा छोटा और मोटा हो जाता है प्रोफेज में, उस समय ये दिखाई देता है इस रूप में, ठीक है, प्रोफेज अवस्था। तो चलिए उसके पहले अब आते हैं हम इसमें गुणसूत्र की स्टडी करते हैं। गुणसूत्र जो सबसे पहले देखा था उस व्यक्ति का नाम था डब्ल्यू फ्लेमिंग। क्रोमोसोम जो नाम दिया था इसका, गुणसूत्र या क्रोमोसोम जो नाम दिया था उसका नाम था वाल्डेयर। ये दो टर्म जो आते हैं बार बार पूछा जाता है, ये दोनों टर्म को समझिए। इसके बाद इसकी संरचना को देखिए, ये किससे बना होता है। तो गुणसूत्र का संरचना जो है स्पेशली इसमें क्या क्या होता है, तो देखिए इसके अंदर मेनली डीएनए होता है, इसके अंदर आरएनए डीएनए है तो आरएनए भी बनाएगा, आरएनए होता है। और दो तरह का प्रोटीन होता है, इसको कहते हैं एक हिस्टोन प्रोटीन और एक को कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो इसकी संरचना पूछा जाए कि यह किससे बना होता है, तो ये डीएनए से बना होता है, आरएनए से बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। इसको प्रजनन का इकाई कहा जाता है, प्रजनन का इकाई कहा जाता है, प्रजनन का इकाई कहा जाता है। या इसको एक चीज़ और भी टर्म कहते हैं, आनुवांशिक गुणों का वाहक कहा जाता है, आनुवांशिकी का वाहक। वाहक ढोने वाला कहा जाता है। तो ये देखिए गुणसूत्र के विषय में ये मूल रूप से पूछा भी जाए आपके प्रजनन की इकाई कौन है, तो ये गुणसूत्र है। आनुवांशिकी का वाहक इसको कहा जाता है। आनुवांशिकी का वाहक क्या है कि इस पर हम लोग आते हैं, जब डीएनए जो होता है मेन आनुवांशिक पदार्थ होता है और डीएनए इसी पर रहता है। जीन जो होता है जो आनुवांशिक का इकाई कहा जाता है वह भी गुणसूत्र पर रहता है। और ये जब जहाँ गुणसूत्र जाएगा वहाँ पर डीएनए जाएगा, वहाँ पर जीन जाएगा, इसलिए जो कैरियर है डीएनए तथा जीन का ये है गुणसूत्र, इसलिए इसको आनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है। जैसे अगर पैसेंजर्स का वाहक कौन है, बस, ट्रेन या फिर एरोप्लेन, जो भी वाहक हैं, तो जहाँ पर वो जाएगा वही उसके साथ जाएंगे। तो इसी तरह से अगर ये जो भी इसके अंदर गुणसूत्र के अंदर डीएनए है या जीन है, तो जहाँ जहाँ ये गुणसूत्र जाएगा वहाँ वहाँ डीएनए और जीन जाएगा। और जो आनुवांशिकी का जो लक्षण उत्पन्न करते हैं वो डीएनए करते हैं या जीन करते हैं, इसलिए इसको हम आनुवांशिकी का वाहक कहते हैं, ठीक है। आइए ज़रा देखते हैं हम लोग कि गुणसूत्र की संख्या किन किन जीवों में कितना कितना होता है। ये जानते हैं हम लोग कि गुणसूत्र जो होता है प्रत्येक जीवों में निश्चित होता है। ये प्रत्येक विशेष जाति के अंदर संख्या इसकी निश्चित होती है, ठीक है। जैसे मनुष्यों में 46 होती है ना, और अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। तो जैसे देखिए यहाँ पर कुछ जीवों का लिखा हुआ है, जैसे प्रत्येक विशेष जाति के अंदर संख्या निश्चित है। जैसे एस्केरिस,
एस्केरिस के अंदर होता है 2। ये एक चीज़ याद रखेगा, कभी कभी पूछा इस तरह से आता है, सबसे कम किसके अंदर गुणसूत्र पाया जाता है? तो सबसे कम जो पाया जाता है वो है एस्केरिस में। सबसे कम एस्केरिस में मात्र 2 होते हैं गुणसूत्र इसके अंदर, ठीक है। मेढक में 26 होता है, घरेलू मक्खी में 12 होता है, मटर में 14 होता है। ये पूछा जाता है, मटर का जो प्रयोग किया था हमारे मेंडल साहब ने, तो इसी पर प्रयोग किया था, इसके अंदर गुणसूत्र 14 होते हैं। गेहूं में 42 होता है, गेहूं के अंदर टेस्टिकम एस्टिवम जिसका बोटेनिकल नाम है, इसमें 42 होता है। मकई में 20 होता है, बंदर में 42 होता है, चिंपैंजी में 48 होता है। इसी तरह से घोड़ा में 64 होता है, कुत्ता में 78 होता है, खरगोश में 44 होता है, टमाटर में 24 होता है, आलू में 48 होता है, ड्रोसोफिला एक फल की मक्खी है उसमें 8 होता है। एलोकैंथा में सबसे अधिक होता है, एलोकैंथा में सर्वाधिक, ये सर्वाधिक वाला है 1600 होता है इसमें, सर्वाधिक इसी में होता है 1600। और मनुष्य में कितना होता है भाई? ये मनुष्य में 46 होता है, मनुष्य में होता है 46, ठीक है, ये याद ही होगा अपना। तो इस तरह से एक अलग अलग जाति में इसके गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है और ये फिक्स होता है। गुणसूत्र के प्रकार को देखा जाए, गुणसूत्र या क्रोमोसोम के 2 प्रकार होते हैं, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है कायिक गुणसूत्र, यहाँ पर देखिए, और एक होता है लिंग गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र को इंग्लिश में ऑटोसोम्स भी कहते हैं और लिंग गुणसूत्र को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। कायिक गुणसूत्र को समझें। कायिक गुणसूत्र जो होता है, कायिक मतलब होता है शरीर, काया, काया यानी शरीर का भाग। तो हमारा जो शरीर का जो लैंगिक भागों को छोड़ करके जो शरीर का समस्त भाग है वो कायिक भाग कहलाता है, ठीक है। तो उसी तरह से गुणसूत्र भी जो कायिक अंगों का जो विकास करने वाले गुणसूत्र हैं, जो कायिक अंगों का विकास करता है, कायिक के गुण जो कायिक गुणों का विकास करता है, उसको हम लोग कायिक गुणसूत्र कहते हैं। ये लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेगा, जैसे लड़का हो या लड़की हो, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। उसका हाथ पैर का विकास, उसके मस्तिष्क का विकास, उसके आँख का विकास, मुंह कान का विकास, उसके हड्डियों का विकास, ये सब जो है लिंग निर्धारण से कोई मतलब नहीं। ये सब विकास जो भी उसके लिए जो विकास जो करेंगे हैं, उसके लिए जो गुण का विकास करेगा वो गुणसूत्र जो जिम्मेदार होते हैं, वैसे गुणसूत्र कहते हैं कायिक गुणसूत्र। तो लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेगा। नर और मादा यानी स्त्री और पुरुष दोनों में एक समान ये गुणसूत्र रहते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं रहता है। ये कायिक गुण का विकास करता है, जैसे हम कहें अभी हाथ पैर, मुंह कान आँख, उंगलियां, हड्डियां, मांसपेशी, ये सभी का विकास जो करेगा, ये सब ये कायिक गुणसूत्रों का जिम्मेदारी होती है, ठीक है। अब आते हैं लिंग गुणसूत्र पर। लिंग गुणसूत्र होता है सेक्स क्रोमोसोम इसको कहते हैं। ये विशेष तरह के गुणसूत्र होते हैं। इसका मुख्य काम इसका कायिक अंगों का विकास नहीं करना, इसका मेन है लैंगिक गुणों का विकास करना। आप स्त्री होंगे या पुरुष हैं, नर होगा या मादा होगा, ये इसका निर्धारण करना है लिंग गुणसूत्र का काम। तो लिंग निर्धारण करना इसका मुख्य काम है। नर एवं मादा में ये अलग अलग तरह का रहता है। नर में अलग तरह का गुणसूत्र रहेंगे और मादा में अलग तरह। इसके अलग होने से ही कुछ नर बन जाते हैं या फिर कभी मादा बन जाते हैं। लैंगिक गुणों का विकास, जैसे इसको हम समझते हैं, जैसे स्त्री में जैसे अगर हम लोग पुरुष में है, मनुष्य के केस में, तो यहाँ पर एक्स और वाई होता है, ये लिंग गुणसूत्र है, तो ये पुरुष हो जाता है। और अगर आपका लिंग गुणसूत्र अगर एक्स और एक्स रहता है तो ये स्त्री हो जाता है। तो ये सभी जो हैं ये लिंग गुणसूत्र कहलाए, ये लिंग गुणसूत्र हैं। इसका काम केवल लिंग गुणसूत्र हो गए, इसका काम है लिंग निर्धारण करना। लेकिन यहाँ पर जैसे जो गुणसूत्र होते हैं, कायिक गुणसूत्र, वो एक समान होता है। जैसे हम लोग के अंदर जो कायिक गुणसूत्र हैं 44 होते हैं। मनुष्य में कायिक गुणसूत्र कितने होते हैं? 44 कायिक गुणसूत्र हम लोग मनुष्य में कायिक गुणसूत्र कितने हैं? तो 44 है। और लिंग गुणसूत्र कितने हैं? तो 2 हैं। लिंग गुणसूत्र पुरुष में देखिए, लिंग गुणसूत्र पुरुष में एक्स वाई यानी 2 हो गए, तो ये 2 हो गया और ये 44 हो गया। इसलिए टोटल गुणसूत्र कितना हो गया पुरुष में, आदमी में? गुणसूत्र मनुष्य में गुणसूत्र जो होते हैं, मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं ये टोटल 44 + 2 होते हैं। 44 + 2 होते हैं। 44 कौन हो गया? कायिक गुणसूत्र 44 होता है, और 2 कौन हो गया? लिंग गुणसूत्र, ये 2 हो गया। इस तरह से
टोटल जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं। तो 46 में से कभी कभी आपको 44 + 2 दिया रहेगा, 46 डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, क्योंकि 2 जो होते हैं ये स्त्रियों में अलग होते हैं और पुरुषों में अलग होते हैं, लेकिन ये जो 44 होते हैं ये स्त्री और पुरुष दोनों में एक समान होते हैं, ये इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। 44 जैसा स्त्री में होगा वैसा ही पुरुष में होगा। लेकिन ये जो 2 है वो ये इसका XY हो सकता है तो इसका XX हो सकता है। समझ में आया? तो इस तरह से हमारा जो गुणसूत्र है ये इस आधार पर कायिक और लिंग 2 भागों में बांटा गया है। एक और इसके प्रकार हैं गिनती के आधार पर, तो आते हैं उस पर दूसरा पर। चलिए गुणसूत्र का एक और प्रकार देखते हैं, ये होता है इसकी संख्या के आधार पर। इसको हम लोग यहाँ पर द्विगुणित गुणसूत्र कहते हैं और अगुणित गुणसूत्र कहते हैं। द्विगुणित या इसको शॉर्ट में 2n लिखते हैं, अगुणित और इसको n लिखते हैं। द्विगुणित को डिप्लॉयड कहा जाता है, डिप्लॉयड क्रोमोसोम या डिप्लॉयड, या अगुणित को हैप्लॉयड बोलते हैं, हैप्लॉयड क्रोमोसोम या हैप्लॉयड। यानी द्विगुणित मतलब द्विगुना, दुगुना, और अगुणित मतलब बिना गुना का n। तो चलिए दुगुना का मतलब ये होता है कि 2 प्रतिरोध, 2 गुना, मतलब एक ही गुणसूत्र के डबल जोड़ी में पाए जाएंगे। जैसे अगर कहें पहली जोड़ी तो पहली जोड़ी गुणसूत्र ऐसे है तो ऐसे है, दूसरी जोड़ी का है तो ऐसा है तो ऐसा है, इस तरह से तीसरी जोड़ी है तो ऐसा ऐसा है तो ऐसा ऐसा रहेगा, यानी सब जोड़ी में रहेगा। चौथी जोड़ी का है तो ऐसे ऐसे है तो ऐसे ऐसे रहेगा। इस तरह से जो भी है एक ही गुणसूत्र के डबल जोड़ी पाए जाएंगे। उसमें एक माता से रहता है और एक पिता से आता है। जैसे हमारे अंदर जो भी गुणसूत्र हैं तो एक सेट माता से आया हुआ है और एक सेट पिता से आता है। हर जीवों में यही है कि प्रत्येक जीव में जो गुणसूत्र आते हैं वो हाफ सेट माता से और हाफ सेट पिता से आता है। तो इसी तरह से एक गुणसूत्र के 2 प्रतिरूप हमारे कोशिका में पाए जाएंगे, और ऐसा जब पाया जाता है तो इसे एक गुणसूत्र के 2 प्रतिरूप होते हैं तो इसको कहते हैं द्विगुणित गुणसूत्र। ठीक है, ये जोड़ी में होता है, हमेशा जोड़ी में रहेगा। और कायिक कोशिका में पाया जाता है। ये देखिए, ये मेनली हम लोग को जैसे कहीं भी कोशिका निकाल लीजिए उसमें देखेंगे तो आपको ये हमेशा जोड़ी में मिलेगा। और इसीलिए हम लोग कहते हैं मनुष्यों में जो गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य में जो 2n गुणसूत्र होते हैं वो 23 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़ी, 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र, यानी 46 गुणसूत्र हुए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा एक अगुणित गुणसूत्र को समझते हैं। ये जोड़ी में नहीं रहता, ये एक गुणसूत्र के एक प्रतिरूप रहेगा। जैसे अभी यहाँ पर जोड़ी जोड़ी में दिखाया तो ये जोड़ी में नहीं रहेगा, ये सीधा क्या ऐसे रहेगा, अकेले रहेगा। ये सबका एकक रहेगा, जो भी है एकक रहेगा। इस तरह से रहेगा, एक ठो नहीं रहेगा, यानी सबको एक जोड़ी भाग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अकेले रहेगा तो इसका हम लोग कहेंगे अगुणित गुणसूत्र, है ना। बिना जोड़ी वाला रहेगा तो नाम हो जाएगा अगुणित गुणसूत्र। बिना जोड़ी में होता है ये। और ये कहाँ पाया जाता है? तो लैंगिक कोशिका में पाया जाता है। लैंगिक कोशिका में जहाँ पे जो युग्मक होते हैं, गैमेट बनाते हैं, गैमेट जैसे मेल गैमेट या फीमेल गैमेट, जिसको शुक्राणु, अंडाणु, परागकण आदि कुछ भी कहते हैं हम लोग, तो वो उसमें ये पाया जाता है। ये इसलिए उसमें पाया जाता है कि जैसे आधा जो फिर शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तो आधा शुक्राणु से और आधा अंडाणु से फिर द्विगुणित बन जाएगा। इसलिए पहले इस सब में क्या होता है कि सब में अगुणित हो जाता है गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन के समय, और अगुणित होकर के फिर अगले संतान में जब जाएगा तो 2 अगुणित आएंगे और आपस में फिर जोड़ी बना देंगे और फिर द्विगुणित हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपका अगुणित गुणसूत्र पाया जाता है। कहाँ पर? शुक्राणु, अंडाणु, परागकण आदि में, है ना। जैसे इसको समझते हैं, जैसे मनुष्य में यहाँ पर हम देखें 46, तो यहाँ मनुष्य में कितना रहेगा? केवल 23 रहेगा। ठीक है, 22 रहेगा, 22 इसमें 22 + 1 रहेगा। 23 मतलब क्या? 22 रहेगा कायिक गुणसूत्र और 1 रहेगा लैंगिक गुणसूत्र। जैसे इसको अगर समझा जाए तो जैसे शुक्राणु में रहेगा, अगर शुक्राणु को देखते हैं तो शुक्राणु रहेगा तो कैसा रहेगा? हो सकता है शुक्राणु रहेगा तो 2 तरह से हो सकता है, चाहे 22 + x रह सकता है या 22 + y रह सकता है। जैसे x और y रह सकता है तो 2 चीज़ होता है, तो ये इसका जोड़ी नहीं रहेगा। पर वहाँ पर देखते हैं कि x और y दोनों रहता था तो हो जाता था क्या? जैसे यहाँ पर क्या रहता था? 44 + xy पुरुष में रहता था, तो ये हो गया पुरुष। तो यहाँ पुरुष के अब यहाँ पर दोनों तो रहना नहीं है, तो चाहे तो ये 22 + x रहेगा, हैप्लॉयड में ये 22 + x रहेगा या फिर 22 + y रहेगा। यही जब 22 + x और फिर एक दूसरा माता से जैसे गया 22 + x और पिता से आया 22 + y, तो मिलकर लड़का बना, तो वहाँ फिर हो जाएगा 44 + xy। तो इसको हम लोग लिंग निर्धारण में आगे समझते हैं। इस प्रकार से हमारा ये गुणसूत्र 2 प्रकार के हुए, एक हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। ठीक है,
आइए हम लोग गुणसूत्र के आधार पर लिंग निर्धारण को समझते हैं। तो लिंग निर्धारण के पहले आप ये समझ गए हैं कि जो मनुष्य के केस में जो पुरुष होते हैं उसमें उसके केस में 44 + XY गुणसूत्र पाया जाएगा और स्त्री में 44 + XX गुणसूत्र पाया जाएगा। स्त्री शरीर के अंदर 44 + XX मिलता है और पुरुष में 44 + XY मिलता है। जहाँ पर XX क्या है, स्त्री का लैंगिक गुणसूत्र, और यहाँ XY क्या है, पुरुष का लैंगिक गुणसूत्र। और ये 44 क्या है, कायिक गुणसूत्र पुरुषों के लिए, और ये 44 क्या है, स्त्रियों के लिए कायिक गुणसूत्र। तो जब इसके गैमेट बनते हैं तो ये गैमेट आधा हो जाते हैं, और जब पुरुष का जो 44 + XY जो है ये दो प्रकार के गैमेट बनाएंगे, चाहे तो ये 22 + X बनाएगा या फिर ये 22 + Y बनाएगा। ठीक है, ये दो बनाएंगे। ये 44 जो है इसके विषय में समझिए, ये वाला जो आएगा तो पुरुष का जो शुक्राणु बनेंगे ये दो तरह के शुक्राणु बनेंगे, चाहे तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। शुक्राणु जो बनेंगे ये दो तरह से बन सकते हैं, 22 + X या 22 + Y। स्त्री के केस में चूंकि एक ही तरह का लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, तो स्त्री के केस में इसका जो 44 + X है ये बटेंगे अर्धसूत्री विभाजन के समय जब बनता है गैमेट, तो ये दो तरह गैमेट बनाएंगे, लेकिन दो तरह के दोनों एक ही तरह के रहेंगे। जैसे इसमें आधा हो जाता है 22 + X, इधर से 22 आधा और इसका 2 कम से एक आधा, या फिर इसका भी बनेगा 22 + X। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों एक ही तरह का बने, है ना, 22 + X 22 +, लेकिन यहाँ पर दो तरह बने, 22 + X और 22 + Y। तो अंडाणु जो होते हैं उसमें 22 + X या 22 + X यानी कह सकते हैं एक ही तो 22 + X रहेगा, चाहे दो बनेंगे लेकिन दोनों का गुण एक जैसा रहेगा। लेकिन शुक्राणु में हो सकता है XY एक 22 + X भी बन सकता है, 22 + Y भी बन सकता है। इसीलिए हम यहाँ पर दो युग्मक दिखाए हैं पिता के लिए, पिता से दो युग्मक बनेंगे 22 + X एक ठो, और एक बनेगा 22 + Y, ये 22 + Y। और माता से दो युग्मक बनेंगे, लेकिन दोनों युग्मक एक समान रहेंगे, 22 + X और 22 + X, दोनों युग्मक एक समान रहेंगे। ठीक है, अब मान लिया जाए माता और पिता से जो संतान उत्पन्न होंगे ये आधा, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि आधा माता से आता है और आधा पिता से आता है। तो ये आधा इससे आएगा, 22 + X इससे आएगा और इससे आएगा, तो 22 और 22 44 हो जाएगा, और ये X और X मिल करके क्या हो जाएगा, ये X हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आइए फिर 22 और 22 माता से और 22 ये पर 44 हो जाएगा, 22 और 22 44 होगा, और इसका माता का X और पिता का यहाँ पर Y है, इसलिए XY हो जाएगा। यहाँ पर आइए 22 और 22 44 हो जाएगा, और X और X XX हो जाएगा। यहाँ पर आइए 22 और 22 44 हो जाएगा जोड़ करके ऑटोसोम्स या कायिक गुणसूत्र, और इसका X और Y XY हो जाएगा। अब आप देखिए ये जो हम देखे थे पुरुष का गुणसूत्र 44 + XY कहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो बच्चा निर्माण होगा ये इसका लिंग क्या रहेगा, ये पुरुष होगा, ये नर होगा। ठीक है, यानी संतान लड़का होगा, इसको हम लड़का लिख सकते हैं, यहाँ पर हम समझने के लिए लड़का लिख सकते हैं। यहाँ पर भी जो बनेगा ये क्या बनेगा, देखिए ये इसी वाला गुणसूत्र 44 + XY, ये भी लड़का बनेगा। और यहाँ पर जो बनेगा देखिए यहाँ पर 44 + XX, तो ये स्त्री का गुणसूत्र हो गया 44 + XX, तो ये 44 + XX क्या बन गया, ये लड़की बन गया, और ये भी लड़की बन गया। इस तरह से हमारा लड़का या लड़की या स्त्री या पुरुष होना ये गुणसूत्रों का काम है ना। इसमें भी कौन गुणसूत्र, ये 22 वाले तो कोई रोल नहीं है, देखिए 22 वाला तो चुपचाप जुड़ जाते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। रोल किसका है, तो रोल जो है स्पेशली देखिए ये लैंगिक गुणसूत्रों का काम है, ये X है Y। इसीलिए कह रहे थे कि लैंगिक गुणसूत्र जो है ये सेक्स निर्धारण या लिंग निर्धारण में भूमिका निभाता है, जबकि जो कायिक गुणसूत्र होते हैं ये लिंग निर्धारण में भूमिका नहीं निभाते हैं, ये इसका केवल जुड़ते हैं और कायिक गुणों का विकास करते हैं। आप समझ गए होंगे आप इसको। आइए गुणसूत्र की विशेषताएं देखते हैं, कुछ गुणसूत्र के स्पेशल फीचर्स हैं उसको जानें। तो सबसे पहले गुणसूत्र को प्रजनन का इकाई कहा जाता है। गुणसूत्र को आनुवांशिक गुणों का वाहक कहा जाता है। आनुवांशिक गुणों माने आनुवांशिक मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम आनुवांशिक हेरिडिटी जो मेरी होती है
वंश जो होता है उसके वंश का एक गुण अगले वंश में, इस वंश का गुण अगले वंश में, यानी वंश दर वंश ये वंशागति चलते रहता है। तो उस गुण को ढोने वाला ये गुणसूत्र ही होता है। हमारे वंश का जो गुण हमारे अंदर आते रहता है, हमारे अंदर से हमारे संतान में जाते रहता है, यह कार्य गुणसूत्र ही करता है। इसलिए इसको कहते हैं गुणसूत्र आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। इस पर डीएनए तथा जीन उपस्थित रहते हैं। एक ध्यान रखना है कि वाहक इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि मूल रूप से गुणसूत्र जो है डीएनए और जीन को ढोता है, डीएनए को ढोता है और जीन को ढोता है, इसी पर रहता है। और ये डीएनए और जीन को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करते रहता है, एक एवं पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहता है डीएनए और जीन। इसलिए हमारा गुण जो है इसी डीएनए या जीन से बनते हैं और यह गुणसूत्र में ही उपस्थित रहता है, गुणसूत्र के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहता है। इसलिए इसको गुणसूत्र को आनुवंशिक गुणों का वाहक भी कहते हैं। एक शब्द आया यहाँ जीन, तो जीन कोई अलग चीज़ नहीं है। जीन क्या है? जीन यह डीएनए का एक छोटा खंड है, छोटा सा इकाई है, जितना से कि एक गुण बन जाता है, एक लक्षण बन जाता है। मैंने इसको लिखे हैं, यह डीएनए का एक छोटा खंड है जो किसी एक गुण या इसको लक्षण लिख सकते हैं, गुण या लक्षण का निर्माण करता है। एक लक्षण कोई बनाता है, उसके लिए कितना डीएनए का छोटा भाग चाहिए, तो उस छोटा भाग डीएनए का वह छोटा भाग जो एक लक्षण का निर्माण करता है उसी को हम जीन के नाम से जानते हैं। जीन जो है ये इसको जोहानसन नाम दिया था, सबसे पहले जीन शब्द नाम दिया था जोहानसन। जीन जो है एक छोटा खंड है और डीएनए का ये क्रियात्मक इकाई कहता है। इसको ज़रा याद रखिएगा, ये क्रियात्मक इकाई। पहले डीएनए जो सबसे पहले काम करना है वो किस रूप में काम करेगा, तो एक छोटा सा भाग बनाएगा, उस छोटा भाग ही एक लक्षण बनाएगा, उस छोटा भाग को हम कहेंगे जीन। और जीन जो है वही क्रिया करेगा, इसलिए इसको कहेंगे क्रियात्मक इकाई। वहाँ से क्रिया शुरू होती है जीन से। जीन से अगर छोटा ले लिया जाए तो वो कोई काम का नहीं रहेगा डीएनए, यानी कम से कम लेना पड़ेगा, तो एक जीन का निर्माण होने भर डीएनए लेना पड़ेगा, तब ये क्रिया करती है, इसलिए कहा गया क्रियात्मक इकाई। ठीक है। डीएनए क्या है, तो डीएनए का एक प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ होते हैं और आनुवंशिक पदार्थ होता है और इसी से जीन बनते हैं। और ये डीएनए या जीन जो कह लें ये रहता है गुणसूत्र पर, और गुणसूत्र हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहता है, और जिससे हमारा वंश के लक्षण एक पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा स्थानांतरित होते रहता है। अर्थात यह हमारा आनुवंशिक पदार्थ हो गए डीएनए, और डीएनए से क्या बना, जीन, और जीन से जो है वो कहाँ रहेंगे, तो गुणसूत्र पर रहेंगे। ठीक है। इस तरह से हम लोग गुणसूत्र को इतना ही समझते हैं। ये आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा वीडियो ज़रूर लंबा हुआ है, लेकिन आप इसको ज़रूर देखिए, पूरा देखिए, बार बार देखिए, ताकि ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसलिए हम एक ही वीडियो में सब चीज़ डालने की कोशिश किए हैं, जानबूझकर कि अलग अलग भाग में आप फिर बट जाते, इसलिए एक ही के अंदर सारा चीज़ डाल दिया गया है। आप इसको अगर बढ़िया से देखते हैं तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत रहता है तो आप अपनी समस्या को कमेंट में लिखिए, अपने जो भी परेशानी हो, जो भी समस्या हो, जो भी दिक्कत हो रही हो, उसको आप लिखिए। और कोई भी किसी भी जनरल साइंस से कोई भी टॉपिक से आपको अगर कोई प्रश्न है तो भी आप कमेंट में डालिए, उसका जवाब हम आपको शीघ्र ही देने की कोशिश करते हैं, और आपको जवाब हम आपको तुरंत प्रयास करते हैं कि आपको जवाब तुरंत मिल जाए। जब भी हम देख लेते हैं उसको हम देने की कोशिश करते हैं अपने आप। तो ये आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी समस्याओं को, जनरल साइंस से जो भी समस्या हैं, जो भी प्रश्न है, उसको आप लिखिए लिंक में। ठीक है, ओके। और आप अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो ऐसे वीडियो हम बनाते रहें, इसके लिए आप अपना खुशी को इजहार कीजिए, अंगूठा दे करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, ठीक है, शेयर करके हमारा उत्साह को बढ़ाइए। थैंक यू, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। Wow.